तो जितने भी हमारे यूपी से आप लोग एएनएम के कैंडिडेट हो सबको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में वीडियो नंबर आपका होने वाला है बहुत ही, मैं 70 से ऊपर अभी तक बहुत सारे वीडियो कर चुका हूं। तो अभी मेरा वीडियो नंबर बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए आप लोग देखिएगा, समझिएगा। और मैं 30-30 प्रश्न डेली ला रहा हूं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करके अपने आप को प्रूव कीजिए कि हाँ, हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप 20 से कम आप करेंगे तो आप डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि आपका मैं इतना सारा क्वेश्चन करा रखा हूं कि आपको, और हर वीडियो में नए नए क्वेश्चन आते हैं। मैं रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल न के बराबर एक आध आपको मिल जाएगा, न तो हर एक वीडियो में आपको न्यू न्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर चाहते हैं 5272 में से एक पोस्ट आपका हो, तो आपको घर पर सेल्फ स्टडी और प्लस में डेली में जो 30 क्वेश्चन सुबह 7:30 में मैं डालता हूँ उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आता है यहाँ से समझिए, यहाँ नहीं समझ में आता है गूगल पर उस चीज़ को सर्च मारिए कि क्या होता है और उसको समझ लीजिए। यही नॉलेज प्राप्त करने की अच्छी जो है टेक्निक है। ओके, बाकी चलिए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, समझिए। अगला प्रश्न अपने सामने है कि हेनले लूप जो है पाया जाता है किसमें? हेनले लूप किसमें पाया जाता है? लीवर में, किडनी में, पैंक्रियाज में, अमाशय में, किस में पाया जाता है? तो हेनली लूप जो होता है यह आपके किस में पाया जाएगा? किडनी में, ऑप्शन नंबर बी। ओके, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किडनी की कौन सी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? कहने का मतलब है किडनी का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सा है? ठीक है, तो किडनी का पूछ रहा है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, मूत्रमार्ग, हेनली लूप। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर अपना जो है नेफ्रॉन होगा। ठीक है, अगर शरीर का पूछेगा संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई तो क्या होगा? सेल, कोशिका। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर ब्रेन का पूछेगा तो न्यूरॉन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कितने मूत्र वाहिनी होती है? मूत्र वाहिनी पूछ रहा है। ठीक है, मूत्र वाहिनी कितने होते हैं? ठीक है ना, मूत्र की नली कितने होते हैं ये पूछ रहा है। 1 2 3 4 कितने होते हैं? आप लोग को पता है मूत्र की नली जो है 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आएगा। चौथा है, कहता है ट्रिगोन के भीतर स्थित एक क्षेत्र है। ट्रिगोन के भीतर स्थित एक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है जो ट्रिगोन के भीतर है? मूत्रमार्ग, मूत्राशय, गच्छ स्राव क्षेत्र एंड गुर्दे। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रिगोन के भीतर जो होता है, ट्रिगोन के दीवार पर जो है अपना मूत्राशय जो है आपका अवस्थित होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। पांचवा क्वेश्चन है, पुरुष मूत्र मार्ग है उपकला के साथ पंक्ति। मतलब पुरुष मूत्र मार्ग जो है किस उपकला के साथ में जो है बना है? ठीक है, तो किस उपकला ऊतक के साथ जो है अटैच है ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। स्तरीय स्तंभ, सरल स्क्वेमस, स्तरीय स्क्वेमस एंड सरल स्तंभ। तो राइट आंसर अपना जो होगा स्तरीय स्तंभ। ठीक है ना, स्तरीय स्तंभ जो है यह पुरुष मूत्रमार्ग उपकला ऊतक के साथ पंक्ति है। छठा क्वेश्चन है, पुरुष मूत्र मार्ग लगभग लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर। तो माय डियर राइट आंसर जो होगा, पुरुष का मूत्र मार्ग आप लोग जानते हैं कि मूत्र मार्ग की जो लंबाई है वह 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लगभग 20 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, महिलाओं में मूत्र मार्ग लंबा होता है। कितना लंबा होता है ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि महिलाओं की मूत्र मार्ग की लंबाई, ऊपर में पुरुषों की थी, तो महिलाओं की मूत्र मार्ग की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो महिलाओं की जो मूत्र मार्ग होता है वह 3 से 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। आठवां क्वेश्चन है, कोविशील्ड जो वैक्सीन आया था आप लोगों को पता होगा, कोविशील्ड टीके की प्रत्येक शीशी में खुराकों की संख्या कितनी होती है? यानी एक शीशी में कितने डोज होते हैं? 2 खुराक, 6 खुराक, 10 खुराक, 20 खुराक। तो आपको पता होगा कि एक शीशी के अंदर 10 लोगों को दिया जाता है, 10 खुराक आता था। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं चलता हूँ। 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है फाइजर के सभी सही कथन है सिवाय किसके? यानी फाइजर के सभी कथन सत्य है सिवाय एक के, मतलब एक इसमें गलत है वो बताना है। ठीक है ना, तो फाइजर के बारे में जो लोग जानते होंगे वही बता पाएंगे, वरना नहीं बताएंगे। ठीक है, तो फाइजर 95% प्रभावकारिता के साथ आरएनए वैक्सीन है, ये सही है। ठीक है, यानी फाइजर एक 95% यह इफेक्टिव है और साथ में यह एक आरएनए वैक्सीन था, तो ये बातें सही है इसका।
यह 16 वर्ष और अधिक उम्र के लिए पात्रता है, ये भी बात सही है इसका। 2 खुराक 3 सप्ताह के अलावा, ये भी बात इसका सही है। लेकिन मुंह द्वारा दिया गया, ये बातें फाइजर का गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यह गलत है, सब सही है, ऑप्शन डी गलत है। ओके, ये सब क्वेश्चन लेटेस्ट बनता है कोविड वाला। आगे बढ़ते हैं। सभी मोडर्ना कोविड-19 वैक्सीन के सही कथन है सिवाय, वही क्वेश्चन है। अब मोडर्ना के बारे में पूछ रहा है, मोडर्ना भी एक कोविड-19 वैक्सीन था। तो कह रहा है सब सही है लेकिन एक गलत है सिवाय एक के, ठीक है ना। तो 94.1 इफेक्टिव के साथ यह आरएनए वैक्सीन है। तो देखिए मोडर्ना भी 94 पॉइंट जो है समथिंग इफेक्टिव था और आरएनए था, तो ये सही है। 2 खुराक इंट्रामस्कुलर रूप से दी गई, ये भी बात सही है, ठीक है। इसका जो स्टोरेज था -25 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस इसका स्टोरेज था, ठीक है। केवल बड़ी उम्र को दी जाती है, तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है। इसके साथ एक कंडीशन नहीं है कि सिर्फ बड़ी उम्र वाले को ही दिया जाएगा, यह वयस्क को भी दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है, कह रहा है कि गम्बूसिया मछली किस रोग को नियंत्रित करता है। गम्बूसिया एक मछली होता है जो किस रोग को नियंत्रित करता है। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया। तो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, याद रखिएगा गम्बूसिया मछली इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी मलेरिया, ठीक है। आगे बढ़े। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है। प्लाज्मोडियम आप लोग पढ़े होंगे, तो प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया। इसमें बहुत लोग जो है कन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है। कभी पूछ देगा पैरासाइट से कौन सा रोग होता है, कभी प्लाज्मोडियम से पूछ देगा, तो इसमें लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं। तो याद रख लीजिए प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है, याद रखिए प्लाज्मोडियम मलेरिया, ऑप्शन जो है सी राइट होगा इसका। ओके, आगे मैं बढ़ूँ। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाथी का ज्वर किस रोग को कहते हैं। हाथी का ज्वर किस रोग में होता है। देखिए आप लोगों को पता होगा, हाथी पाँव, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंगू। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि हाथी पाँव जो होता है उसी से रिलेटेड अपना जो है हाथी का ज्वर किस रोग में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया को हाथी पाँव कहते हैं, तो हाथी का ज्वर भी इसी को कहते हैं, ठीक है, इसी में होता है। 11 क्वेश्चन है, अपगार स्कोर में क्या शामिल नहीं है। तो 5 अपगार स्कोर में शामिल है, इसी 5 से तो बनता है अपगार का 5, ठीक है। हृदय गति, बिल्कुल हृदय गति जो है शामिल है। मस्कुलर टोन, ये भी शामिल है, ठीक है। तापमान, ठीक है। टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर मापा जाता है, नहीं ये गलत, सॉरी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अपना अपगार है, अपगार में जो 5 कंपोनेंट होते हैं उसमें से जो इनमें दिया गया है, हृदय गति होता है, मस्कुलर टोन भी होता है, कलर भी होता है, लेकिन तापमान नहीं होता है। तो अपना जो है ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ए नहीं है उसमें, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ तो आगे का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस की कितनी डोज दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आम क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि विटामिन ए की प्रोफाइलाइसिस जो होता है, प्रोफाइलैक्सिस जो होता है, इसकी कितनी डोज दी जाती है। ऑप्शन है 6, 5, 4, 2, आप लोग को सही बताना है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मिजल्स बीमारी किस एजेंट द्वारा होती है। कहने का मतलब है कि जो मिजल्स जो खसरा हम लोग बोलते हैं उसका कारक जो है कौन सा होता है। पैरामैक्सिको वायरस, रेट्रोवायरस, रेबडोवायरस, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। तो सबसे पहले जान लीजिए मिजल्स जो होता है वह पैरामैक्सिको वायरस ग्रुप के जो है इसके कारण होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, टिटनस बीमारी किस जीवाणु द्वारा होता है। टिटनस जो होता है किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो टिटनस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किसके कारण होगा। तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकली, कोनाई बैक्टीरियम टिटेनी, ठीक है, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी, पैरामैक्सिको वायरस। तो राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी, इसके कारण जो है होता है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। 18 नंबर का क्वेश्चन है, HIV में कौन सी सेल्स ज़्यादा प्रभावित होती है। क्योंकि HIV जानते हैं यह एक एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा कोशिका जो प्रभावित होता है वो कौन सा कोशिका है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, WBC, CD4 कोशिका। तो राइट आंसर जो होगा अपना HIV में वह CD4 कोशिका सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस में मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। ट्यूबरक्लोसिस मीन्स
टीबी को बता रहा है, ठीक है, टीबी को। तो टीबी में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो अंग होता है कौन सा होता है? फेफड़ा, दिल, पेट और ब्रोंकस। तो सबसे ज़्यादा जो टीबी में प्रभावित होता है ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। 20वां क्वेश्चन है, सबसे लार्जेस्ट वायरस कौन सा होता है? माय डियर, हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा वायरस कौन सा है, ठीक है। पॉक्स वायरस, रेट्रो वायरस, रेबडो वायरस, पैरामैक्सिको वायरस। तो सबसे लार्जेस्ट वायरस का नाम अगर आपसे पूछेगा तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पॉक्स वायरस, ठीक है, ए पॉक्स वायरस। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा वायरस कौन सा होता है? सबसे छोटा वायरस कौन सा होता है माय डियर? तो सबसे छोटा वायरस रेट्रो वायरस, पैरामैक्सिको वायरस, पार्वो वायरस, पॉक्स वायरस। तो राइट आंसर 21 का जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी पार्वो वायरस, ठीक है, पार्वो वायरस। अगर यहाँ पे एडिनो वायरस होता तो हम एडिनो वायरस ऑप्शन मारते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 का क्वेश्चन है, हैंड वॉशिंग में महत्वपूर्ण है, हैंड वॉशिंग के लिए जो महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात होती है वो कौन सी होती है? साबुन का, पानी का, समय का, घर्षण का। तो माय डियर, हम हाथ जो भी धोते हैं 20-30 सेकेंड, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें उस दौरान जो देखने वाली होती है वह हाथों की घर्षण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लीजिए TURP, ठीक है, ट्रांस यूरेथ्रल जो आपका होता है रिसेक्शन प्रोस्टेट जो होता है TURP, ट्रांस यूरेथ्रल, यह आपका तकनीक निम्न रोग का सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। यह एक सर्जिकल प्रोसेज है जिसमें प्रोस्टेट से जो इफेक्टेड मरीज होते हैं उनका सर्जरी किया जाता है प्रोस्टेट का, ठीक है। तो बता ही दिए, कोलोलिथियासिस, कैंसर, प्रोस्टेट का हाइपरट्रोफी या पीलिया। तो टुर्प जो होता है प्रोस्टेट के वृद्धि जो होता है हाइपरट्रोफी प्रोस्टेट में, उसके तकनीक का एक सर्जरिकल प्रोसेस है TURP। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। 24 है, यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए कि कार्डियोजेनिक शॉक का लक्षण क्या होता है। मतलब कार्डियोजेनिक कहने का मतलब होता है कि हृदय से संबंधित रोग हो और उससे कोई शॉक लगता है तो उसे कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं, ठीक है। तो इसका लक्षण क्या होता है? ओलिगुरिया, अति तनाव, ब्रेडिकार्डिया, बुखार। तो देखिए, हृदय से संबंधित अगर कोई शॉक लगता है कार्डियोजेनिक शॉक, तो उसमें आपका जो मूत्र की मात्रा है काफ़ी ज़्यादा कम जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आउटपुट आपका कम जाता है यूरिन का, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि मायोकार्डियल इन्फारक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट में MI बोलते हैं, इसे हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, हार्ट अटैक के नाम से। तो ये हार्ट अटैक जो होता है इसमें एस्पिरिन दिया जाता है। एस्पिरिन का क्या काम होता है? यह एस्पिरिन बेसिकली क्या करता है कि जो ब्लड होता है उसको पतला करता है, थिन करता है, जिससे ब्लड जो है आसानी से जो है गति करने लगता है हार्ट की ओर, ठीक है। तो इसके देने से निम्न कार्य होता है। क्या कार्य होता है? ज्वरनाशक काम करता है, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक है, एंटी प्लेटलेट है या फिर एनाल्जेसिक है। तो देखिए, मायोकार्डियल इन्फारक्शन में जो एस्पिरिन दिया जाता है, तो चूंकि यह एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ठीक है, एंटी प्लेटलेट, यानी यह थक्का को जो है ब्लड को थक्का को तोड़ता है, उसके विरुद्ध काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एंटी प्लेटलेट होगा, फैटलेट नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे मैं बढ़ता हूँ। 26 है, माइट्रल रेगुरिगेशन के रोगी में पाए जाने वाला लक्षण क्या है? ये जो मिट्रल रेगुरिगेशन जो है यह हार्ट से संबंधित आपका रोग है, ठीक है, हार्ट का रोग है। इसमें होता ये है कि मरीज को भ्रम, सीने में दर्द, बाएं हाथ में दर्द या एक्सकर्नेशन डिस्पेनिया। तो माइट्रल रेगुरिगेशन में होता ये है, इसमें होता यह है कि मरीज में जो माइट्रल रेगुरिगेशन जो होता है, इसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है, सांस में कठिनाइयाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए एक्सकर्नेशनल डिस्पेनेसिया इज द राइट आंसर। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे 27 नंबर का क्वेश्चन है, एंजाइना से पीड़ित मरीज में जो ECG किया जाता है वह किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है? समझ गए? एंजाइना में ECG करने पर किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता है? विद्युत चालन का, ऑक्सीजनेशन का, संकुचन का, शारीरिक अखंडता का। तो देखिए,
इसमें ईसीजी एंजाइना में ईसीजी करने पर विद्युत चालन का जो है वो मिलता है, विद्युत चालन के वजह से ही हार्ट जो है धड़कता है, कंट्रैक्शन उसमें जो है होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए राइट होगा। आगे है 28 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, सब लोग जानते होंगे। 0.45% सोडियम क्लोराइड NaCl विलयन जो है सोल्यूशन जो है किस टाइप का है? आइसोटोनिक है, आइसोमेरिक है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, ये बताना है। 0.45% NaCl विलयन जो है कैसा विलयन है, कमेंट कीजिए इसमें से, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन अपने सामने आया। फ्लूइड डिफिसिट का असेसमेंट किया जाता है, यानी जो फ्लूइड डिफिसिट जो होता है, जो तरल हम लोग देते हैं उसका आकलन किया जाता है किससे के जरिए? अगर बॉडी में आपका तरल का आयतन कमता है तो उसका आकलन हम किसके जरिए करेंगे? बॉडी वेट के जरिए, ड्राई स्किन के द्वारा, कम ब्लड प्रेशर के द्वारा, वोमिटिंग द्वारा। तो देखिए, बॉडी में तरल की कमी अगर होती है तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी का जो है भार जो है कमने लगता है, तो बॉडी वेट जो है आपके कम जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। 30वां क्वेश्चन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF, ठीक है, ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड में महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? ICF में महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। तो ICF जो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसमें जो महत्वपूर्ण जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वह ऑप्शन डी होता है, पोटेशियम, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को काफ़ी महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करा दिया। आप लोग ईमानदारी से बताइए कि इसमें कितना सही खुद से कर पाए हैं, कितना आपको पहले से आ रहा था और कितना जो है नहीं आ रहा था। सही से देखिएगा, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं जो है पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, ये मुझे पढ़ना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब दे रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। और इसी प्रकार के एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चन आते हैं, आएंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।